राइज एंड फॉल ऑफ शियार एम्पायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइट कॉलर और जो बाकी के एक्समैन होते हैं वो जाके मिलते हैं स्टार जैमर की टीम से, जो कि दरअसल कॉर्सेयर होते हैं यानी हैवॉक के फादर। और वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से चार्ल्स एक्सेवियर को और लिलांडर निर्मानी को दोनों को रेस्क्यू किया जाएगा। और इस प्लान के लिए वो उनके सबसे बड़े हाई काउंसिल के जहाज के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ शॉकिंग बात ये देखते हैं कि हाई काउंसिल के अंदर एक बहुत बड़ी गैदरिंग जमा हुई होती है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो रही होती है और वहीं पे दरअसल लिलांडर को मारने जाना वाला था। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वो लोग लिलांडर को तो रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन हमें बात वहाँ पे ये पता चलती है कि वहाँ पे सिर्फ उसको मारना नहीं था, बल्कि वहाँ पे एक बहुत पुराने एम्पायर को खड़ा करने की साजिश चल रही थी। और वो दरअसल द ग्रेट डेकिन, जिसने वुल्कन के माँ बाप को मारा था, उसको दोबारा से यहाँ पे लाया गया है इस एम्पायर को संभालने के लिए। और सबसे मजे की बात यहाँ पे ये होती है कि उसका पीछे उसका साथ देने के लिए वुल्कन खुद और डैड बद दोनों खड़े हुए होते हैं। अब आगे तो हम यहीं से वहाँ दोबारा शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख रहे थे कि सब लोग गैदर हुए हैं और वहाँ पे ग्रेट ड्रैगन आके लोगों से खिताब कर रहे हैं। और इस तरह यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो चाहते थे कि ग्रेट ड्रैगन दोबारा उनके ऊपर रूल करें। लेकिन हम जैसे कि देख सकते हैं कि वुल्कन के बराबर में खड़ा हुआ है डेथ बर्ड के साथ, और वो पुराने एम्पायर की ग्लोरी को लौटता हुआ देख सकता है। और वो ये भी साथ में सोच रहा है कि कुछ दिन पहले वो इस आदमी को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन अब जिंदगी में चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। उस बात को हफ्तों हो चुके हैं जब डेथ बर्ड और वुल्कन उस प्रिजन मून के ऊपर से भागे थे। और हम देख सकते हैं कि किस तरह वो लोग वहाँ के सारे गार्ड्स को तबाह बर्बाद कर रहे थे। उसने अपने माइंड को बिल्कुल लूज छोड़ दिया था, उसने किसी चीज़ को नहीं देखा। वो उस औरत को देख रहा था कि वो किस तरह से उन लोगों को मार रही है और उसकी रूथलेसनेस जो है वो उसको फ़ौरन से पसंद आने लग गई। वो ये भी जानता था कि ये लोग कभी इसके अपने हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि इन लोगों ने उसको कैद करा है तो इसलिए वो अपने कैद का उनसे ऐसे बदला ले रही है, जबकि उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये यहाँ पे कैद थी। लेकिन ये बात जो है वुल्कन को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। और वहीं पर हम देखते हैं कि वुल्कन और डेथ बर्ड एक जहाज़ के अंदर से निकल रहे होते हैं उस प्रिजन से। तो वुल्कन पूछता है कि आखिरकार ये सीक्रेट ऑर्डर क्या है और ये लोग मेरे लिए मरने के लिए तैयार क्यों थे। तो डेथ बर्ड बोलती है कि ज़रा आराम से अर्थर, मैं लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करती हूँ। तो वुल्कन बोलता है कि मैंने ये सुना था कि तुम मर चुकी हो। तो डेथ बर्ड बोलती है कि हाँ, लोगों ने यही सोच लिया था कि मैं स्पेस के अंदर मर चुकी हूँ, लेकिन इंपीरियल गार्ड ने मुझे कैप्चर कर लिया था और मेरी मौत होने से पहले ही उन लोगों ने मुझे एक सेल में डाल दिया था। और इतने सालों से मैं इस जेल के अंदर ही थी, सड़ रही थी, तो इसलिए मुझे ना किसी ने देखा था ना किसी ने मेरे बारे में सुना था, तो लोग तो यही प्रिज्यूम करेंगे कि मैं मर गई थी। तो वुल्कन पूछता है अच्छा ठीक है, अब बताओ कि अब हमें क्या करना है। तो डेथ बर्ड बोलती है कि अब तो हम सितारों को आग लगाएंगे जब तक कि राइट टाइम ना आ जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि डेथ बर्ड और वुल्कन जो है शियार के हर गार्ड्स को हर जगह जा जाके जो है बर्बादी कर रहे होते हैं। वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं जैसे कि वो कई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का माइंड, दोनों का लड़ने का तरीका एक जैसा था। वो जो है अपने सीक्रेट्स तो शेयर नहीं करती थी वुल्कन के साथ, लेकिन उसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करती थी, जैसा कि डिस्ट्रक्शन, उसका पैशन। और इस तरह हमने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। फिर यहीं से हम देखते हैं कि वुल्कन और डेथ बर्ड एक जगह पे जाते हैं जहाँ वुल्कन पूछता है कि आखिरकार हम यहाँ आ गए हैं, मुझे ये जगह सेफ नहीं लगती है। तो वो बोलती है कि मेरी जान, ये जगह बहुत ज़्यादा सेफ है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे लोग वैसे भी यहाँ के बहुत सारे सोल्जर्स को दूर भेज चुके हैं, उन्होंने हमारे अराइवल की पूरी प्रिपरेशन कर ली है। और यहीं पे हम बेसिकली देखते हैं कि जो अकारी मैजिस्टर होता है वो यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। और ये वही मैजिस्टर है जिसने अभी थोड़े टाइम पहले निर्मानी को कैद करवाया था, यानी किडनैप किया था। और हम देखते हैं कि वो बेसिकली इन लोगों को यहाँ पे सर्व कर रहा है और बोलता है कि माय मैजेस्टी, मुझे आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, मैं ये बता भी नहीं सकता हूँ। तो डेथ बर्ड बोलती है कि बस अकारी बहुत हो गया, मैं यहाँ पे किटोर के मैसेज के लिए आई हूँ, क्या मेरा ब्रदर ठीक हो चुका है। वुल्कन बोलता है कि क्या, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा ब्रदर है, मैं तो समझा तुम यहाँ की एम्प्रेस बनने वाली हो। तो डेथ बर्ड बोलती है कि नहीं, राज करने की इच्छा मैं बहुत पहले ही खो चुकी हूँ। तो अकारी बोलता है कि ये तुम ही हो ना अर्थर, कॉर्सेयर के बेटे, लेकिन इससे आगे तुम और आगे नहीं जा सकते हो। तो वहीं पे वुल्कन को गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन डेथ बर्ड बोलती है कि वुल्कन जो है मेरा दोस्त है अकारी, और जहाँ मैं जाऊँगी ये मेरे साथ जाएगा। तो वो अकारी बोलता है कि आप मेरी बात नहीं समझ रही, इंपीरियल गार्ड ने इसको कैद कर लिया था, इसके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करी थी, इसके अंदर खून सवार है ग्रेट डेकन के लिए। तो वुल्कन मुस्कुराते हुए बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे सामने कोई टिक सकता है, क्या तुम्हारे सोल्जर्स मेरे सामने टिक सकते हैं। तो वहीं पर डैड बताती है और बोलती है कि मेरी जान जरा आराम से, जो गुजर चुका है उसको भूल जाओ, अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। वुल्कन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो डेथ बर्ड उसके करीब आते हुए बोलती है तुम क्या समझते हो कि मुझे कुछ नहीं पता वेंजेंस के बारे में, क्या तुमने अब तक मेरे बारे में कुछ भी नहीं जाना है। और इस तरह हम देखते हैं कि डेथ बर्ड उसको किस कर लेती है। और हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि डेथ बर्ड जो है उसको अपनी साइड लेने की पूरी कोशिश कर रही है, उसको सीड्यूस कर रही है ताकि वो उसकी साइड पे आ जाए। और वो बोलती है कि अपने सारे डिफरेंसेस को एक साइड पर रख दो, अपने गुस्से को एक साइड पर रख दो, और ये जो बड़ी चीज़ हमारे सामने है इसके बारे में सोचो। तो वुल्कन बोलता है कि ठीक है, मैं ट्राई करूँगा और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो डेथ बर्ड पूछती है आपने मुझे अभी तक नहीं बताया अकारी कि मेरा भाई रिकवर करिए या नहीं करा। तो अकारी बोलता है कि मुझे इस बात का डर है क्योंकि ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और हम देखते हैं कि वो एक लैब के अंदर घुसते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लायन से सारे शियार की टेलीपैथ्स को रखा गया होता है
और बेसिकली ये टेलीपैथ होते हैं उसके दिमाग को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अकारी बताता है कि जब से उसने एम ग्रांड क्रिस्टल को छुआ था उसके बाद से उसका दिमाग बिल्कुल बर्बाद हो गया था, और ये जो है टेलीपैथिकली उसके दिमाग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि जो टेलीपैथ उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करता है वो उल्टा पागल हो जाता है और वो बेइंतहा दर्द महसूस करता है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो कि एम्पीरियर जो है हमारी रीच के बियॉन्ड है, और इस तरह हम देखते हैं कि वो एक कमरे के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पे ग्रेट डेकन जो है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही होती है। तो डेडबर्ड बोलती है तो उस मैसेज का क्या हुआ जो मुझे किटोर ने भेजा था हमारे राजा की प्रोग्रेस के बारे में। तो अकारी बोलता है कि हाँ, यहीं पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। हमारे स्कैन्स में कुछ नया देखा है, मतलब ग्रेट डेकन के दिमाग में कुछ नई हलचल महसूस की गई हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग जो है टेलीपैथ ने बिल्कुल ठीक कर दिया है, लेकिन उनका दिमाग जो है काम हो चुका है, उनका दिमाग नॉर्मल पैटर्न्स फॉलो कर रहा है, लेकिन उनके दिमाग के 3 डिवीजन जो हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग के जो कनेक्शन हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। और हमारे डॉक्टर यही कह रहे हैं कि शायद टाइम के साथ जो है उनके दिमाग के न्यूरॉन्स खुद से हील करना शुरू हो जाएं और फिर वो दोबारा से जाग जाएंगे हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग। तो डेडबर्ड पूछती है कि इसमें आखिरकार कितना टाइम लगेगा। तो अकारी बोलता है कि यही बात तो हमें नहीं पता है। तो वो बोलती है कि मैंने ये नहीं सोचा था अकारी, मैं किसी अच्छी खबर की उम्मीद में यहाँ पे आई थी। तो वहीं पर वुल्कन पूछता है कि ये न्यूरल पाथ्स वो हैं जो कि दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस पैदा करते हैं, क्या ये शियार के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तो अकारी बोलता है कि तुम क्या सजेस्ट कर रहे हो। तो वुल्कन बोलता है कि शायद हमारे पास एक और तरीका है। और हम यहीं से देखते हैं कि जिस प्लेनेट के ऊपर अभी वुल्कन वगैरह हैं उसी प्लेनेट के ऊपर एक शियार का जहाज आता है, और बेसिकली वो यहाँ पे नज़र रखने के लिए आता है। लेकिन उनको पता चलता है कि इस प्लेनेट के अंदर कुछ एनर्जी फ्लेयर्स वगैरह महसूस हुए हैं, और वो समझते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई खतरा ज़रूर है। और इस तरह से वो देखते हैं कि उस प्लेनेट के ऊपर एक शिप खड़ा हुआ होता है, और बेसिकली वो शिप जो होता है डेथ बर्थ का होता है। तो ये सारे सोल्जर्स देख के हैरत में रह जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो वहीं पे उस शिप के लोग होते हैं पूछते हैं कि आखिरकार इन लोगों को कैसे पता कि आज का दिन हमारा इतना बुरा गया है और आज के दिन ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं। तो वहाँ उस जहाज़ का जो कैप्टन होता है बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे चांसलर से पर्सनली कुछ बात करनी पड़ेगी और सारे वारशिप्स को यहाँ पे बुलाओ। और वहीं पर हम देखने के अकारी बोलता है कि ये बात बिल्कुल अपने जहन से निकाल दो, ये जो है डेकन को यहाँ पे मारने के लिए आया था, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो डेडबर्ड बोलती है कि यहाँ पे ऑर्डर्स तुम नहीं, मैं दे रही हूँ अकारी, और अगर वुल्कन कसम खा रहा है कि वो मेरे भाई को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो अकारी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्कन बोलता है कि रिलैक्स ओल्ड मैन, मैं ये सिर्फ डेडबर्ड के लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, ना ही किसी और के लिए। और वैसे भी इसको इस तरह से मारने में कोई ऑनर नहीं है, इसको तो महसूस भी नहीं होगा कि इसने क्या किया था और किस चीज़ की सज़ा इसको मिल रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्कन उसके दिमाग पे हाथ लगाता है और अपनी थोड़ी सी एनर्जी के जरिए ये पता लगा लेता है कि उसके दिमाग के कौन से सेल्स डेड हुए हैं, और अपनी एनर्जी से उन सेल्स को दोबारा से जगा देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्रेट डेकन जो है वापसी जिंदा हो जाता है, यानी उड़ जाता है। और ये देखिए अकारी वगैरह सब हैरत में रह जाते हैं। तो डेडबर्ड बोलती है कि मेरी जान, तुम मुझे हमेशा अमेज़ करते हो। तो वुल्कन बोलता है कि तुम ये जानती हो ना कि मैं कभी ना कभी इसका काम तमाम कर दूंगा। तो डेडबर्ड बोलती है उसके कान में आ गया कि मैं तुम्हें इसके लिए मना लूंगी, और जो पास था वो पास था। और वहीं पे हम देखते हैं कि डेकन जो है उठने की कोशिश कर रहा होता है बिस्तर से, और अकारी उसकी मदद वगैरह कर रहा होता है। तो वहीं पे जो है चांसलर के पास मैसेज आता है कि चांसलर अकारी, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्लेनेट के बाहर बहुत बड़ा बटालियन आ चुका है और वो हमारी तरफ अटैक पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है। तो अकारी बोलता है तो इसका मतलब ये है कि अब वक्त आ चुका है कि हमारा सीक्रेट ऑर्डर जो है अब वो शेडोज से बाहर निकले, ओपन फायर। और इसी तरह हम देखते हैं कि चांसलर, डेडबर्ड, वुल्कन और डेकन वगैरह सब उस प्लेनेट से बाहर निकलते हैं जो इनका खुफिया बेस था, और वहाँ सारे शियार के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो वुल्कन और डेडबर्ड एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ रहे होते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेकन कमरे में आता है और बोलता है कि बहन, ये कमरा छोड़ के चले जाओ, मुझे इस अर्थर से कुछ बात करनी है अकेले में। तो डेडबर्ड बोलती है कि ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा प्लान है। तो डेकन बोलता है कि मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो डेडबर्ड बोलती है कि मैं उसकी फिक्र नहीं, आपकी कर रही हूँ। तो वुल्कन बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये मुझसे क्या कहना चाहता है। और डेडबर्ड वहाँ से जाते हुए बोलती है कि एक बात याद रखना कि मुझे कोई चाहत नहीं है रूल करने की, माय लव। तो वहीं पर डेकन बोलता है कि अकारी ने मुझे बताई तुम्हारी हिस्ट्री और किस तरह से तुम यहाँ पे आए और किस तरह से हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन जैसा कि मेरी कुछ मेमोरीज जो हैं वो ब्लर हैं, मुझे कुछ सही से याद नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे फादर कॉर्सेर को तो अच्छी तरीके से याद करता हूँ, और शायद तुम्हारी बर्थ को भी, कि किस तरह से तुम पैदा हुए थे उस दिन। तो वुल्कन बोलता है कि अगर तुम ये बात इस तरह से शुरू करना चाहते हो कि तुम मेरी माँ के मर्डर को मेरी बर्थ से कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है बात शुरू करने का, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ। तो डेकन बोलता है कि ये तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, मैंने तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान करा था उस दिन, मैं हूँ ग्रेट डेकन, तुम्हारे ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कर्जा है और वो तुम्हें उतारना ही होगा। तो वुल्कन बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ मैं तुम्हारा कर्जा कैसे उतार सकता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं अब अर्केन शियार लॉ इस्तेमाल करूँगा। ये एक शियार का ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग जो कोई भी बच्चा हाई पैलिस यानी चैंडीलार के प्लेनेट के ऊपर पैदा हो वो एक रॉयल्टी बन सकता है, मतलब वो चाहे तो इस एम्पायर के ऊपर रूल कर सकता है। यही एक कानून है शियार के लोगों का। लेकिन इससे पहले ये कानून कभी किसी ने इस्तेमाल ही नहीं करा, ना किसी के दिमाग में आया। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी बहन जो है तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और तुम्हारी पावर
उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे साथ खड़े रहो, ना कि मेरे पीछे। तो वुल्कन बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं खड़ा हूँगा, मैं कोई कॉवर्ड नहीं हूँ। तो डैकेन बोलता है कि बिल्कुल, मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। तो वुल्कन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो इडियट, और इस इंपीरियम को ज्वाइन कर लो और हम एक साथ मिलकर यहाँ से राइज करेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि उनका जो जहाज़ है एक स्टार गेट के अंदर से जा रहा होता है और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं प्रिजन के अंदर, जहाँ पे बेसिकली चार्ल्स ज़ेवियर और डार्विन को कैद कर लिया गया होता है। क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में डार्विन के पास जो है गार्ड्स आ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि उन लोगों ने उनको कैद कर लिया है और यहाँ पे खड़े होकर ये सारी बातें जो है अकारी, डेडबर्ट और वुल्कन ये सारी बातें यहाँ पे देख रहे हैं और कर रहे हैं। और वो बताता है कि ये चार्ल्स ज़ेवियर है जिसने मेरी बहन के साथ शादी करने की कोशिश करी थी, और ये सारी बातें हो रही होती हैं। और वो बताता है कि ये जो दूसरा आदमी है ये जो है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हो रहा है, हम इसको जितना भी टॉर्चर कर लें इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, और अभी तक हम इसे गले में कॉलर भी नहीं लगा पाए हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही कैद करके रखा हुआ है। तो वुल्कन बोलता है कि इसका नाम डार्विन है, हम साथ साथ ट्रेन हुए हैं। तो डैकेन बोलता है कि इसका मतलब ये तुम्हारा दोस्त है। तो वुल्कन बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से वो मेरा दोस्त था। तो डैकेन बोलता है कि चलो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, इसकी किस्मत में तुम्हारे हाथ में देता हूँ वुल्कन, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, इसको मार दो, अपना गुलाम बना लो या उसको अपनी साइड पे ले लो, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम कर सकते हो, लेकिन इसको मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। इसने मेरी बहन को कमज़ोर बना के रख दिया था, इसने जो है उसका गलत इस्तेमाल करा था और मेरी बहन भागते हुए इसके लिए वापसी आएगी ज़रूर। और यहाँ पे हम एस्टेरॉइड पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली एक प्लेनेट है और बेस है, और हम यहाँ बेसिकली देखते हैं कि वारपाथ और जो है वो यहाँ पे एक सिग्नल टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए होते हैं। वो उनके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह डिसेबल कर रहे हैं जैसा कि इनका मिशन था, और हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे यही कर रहे होते हैं और वहाँ पे घुस के सारे गार्ड वगैरह से अच्छी तरीके से निमट रहे होते हैं। और यहाँ से हम एक रात पहले शिफ्ट होते हैं स्टार जैमर्स के प्लेन में, और हम बेसिकली देखते हैं यहाँ पे रेचल और कॉर्वेट जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हो रहे होते हैं, और रेचल और कॉर्वेट जो है एक दूसरे के लिए फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन रेचल बोलती है कि बस हमें इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना होगा, हमें यहाँ पर रुकना होगा। और फिर हम यहाँ से दोबारा वहीं बैटल में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वारपाथ और कॉर्वेट जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन सारे गार्ड से निमट रहे होते हैं, और वहाँ पे हम बेसिकली लिखते हैं कि उनके डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने से पहले वो लोग ऑफिस में घुस के उन सारे लोगों को मार चुके होते हैं, और बोलता है कि यहाँ से और कोई सिग्नल बाहर नहीं गया है, मतलब हम लोग अब सेव हैं। लेकिन जैसा कि हमारे लोग यहाँ पे आके इस फैसिलिटी को तबाह करना शुरू करेंगे तो तभी फौरन जो है वार बर्ड्स किसी भी टाइम यहाँ पे आ जाएंगे। तो वारपाथ बोलता है कि हम उससे पहले यहाँ से निकल चुके होंगे, शैडोलैंड्स 1 और 2 तुम लोगों की एंट्री क्लियर है, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस प्लेनेट के ऊपर जो है 2 जहाज खड़े होते हैं जो कि एक शैडो लार्क 1 होता है और एक शैडो लार्क 2 होता है। शैडो लार्क 1 के अंदर हम देखते हैं कि कॉर्सेर, लिलांड्रा, हेवॉक और पोलैरिस होती हैं, और दूसरे के अंदर चॉर्ट, राजा, रेचल और नाइटक्रॉलर होते हैं। और वो लोग यहाँ पे बेसिकली इस प्लेनेट के ऊपर एक जगह बनी होती है, बेस बना हुआ होता है, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए ये सब कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे शियार के बहुत ही हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स को रखा गया होता है, और हमें नहीं पता कि बेसिकली कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों है और ये लोग यहाँ पे बचाने के लिए किसको आए हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है, सारे एक्समैन और वो जो शियार के लोग होते हैं, और लिलांड्रा वगैरह जो है वहाँ पे बेस के अंदर घुसती हैं, और पोलैरिस जो है उस बेस का दरवाज़ा अपने हाथों से फाड़ देती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह दूसरी तरफ रेचल ग्रे जो है वो अपनी बहुत ज़बरदस्त पावर इस्तेमाल कर रही होती है उन लोगों के ऊपर जो शियार के लोग होते हैं, और ये देख के सब एकदम हिल के रह जाते हैं। और हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि लिलांड्रा जिससे मिलने के लिए आती है उसी ने जो है बेसिकली इस आदमी को यहाँ पे कैद करवाया था, और उसी के लिए सारी सिक्योरिटी रखी गई थी। मतलब ये आदमी जो है कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ है, लेकिन लिलांड्रा के पास अब कोई चॉइस नहीं है, तो इसलिए वो उसी से मदद मांगने के लिए यहाँ पे आई है। और हम देखते हैं कि लिलांड्रा एक प्रिजन का दरवाज़ा खोलती है जहाँ पे एक बुढ़ा सा आदमी खड़ा होता है, और वो बोलता है कि लिलांड्रा निर्मानी, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे अगर मैं तुम्हारे सामने ना झुकूँ कि मेजर जनरल का अर्दुम हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। और यहाँ से हम देखते हैं कि स्टार जमर्स की शिप पे हम एक दिन पहले शिफ्ट होते हैं, और वहाँ पे बेसिकली कॉर्सेर और निर्मानी जो है यही प्लान कर रहे होते हैं जब हमने देखा है। और कॉर्सेर इसकी बात पे ये बोल रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जहाज़ की इंचार्ज बन गई हो, क्योंकि ये जहाज़ मेरा है और मेरे पास फजूल का फ्यूल नहीं है जो कि मैं तुम्हारे इस तरह के लोगों के ऊपर वेस्ट कर दूँ। और निर्मानी बोलती है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा फ्यूल वेस्ट करने का, ना ही अपनी जानों को दांव पे लगाने का, लेकिन अगर ये जनरल हमारे साथ हो गए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चांस है कि हम इस जंग को जीत जाएं। तो कॉर्सेर बोलता है, क्या तुम दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा, क्या तुम ये बात भूल गई हो कि उसी ने जो है तुम्हें थ्रोन से गिराने की कोशिश करी थी, उसी ने तुम्हें बैनिश करने की कोशिश करी थी, क्या तुम ये सारी बातें भूल चुकी हो। तो लिलांड्रा बोलती है कि नहीं, मैं ये बात नहीं भूली हूँ, और मैं साथ में ये बात भी नहीं भूली हूँ कि पहले एक ज़माने में वो पूरे के पूरे शियार आर्माडा को कमांड किया करता था। लिलांड्रा बोलती है कि डैकेन के पास अभी पूरी की पूरी हाई काउंसिल है, और वो अभी से जो है पूरे एम्पायर के ऊपर कब्जा कर सकता है, और हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है उससे लड़ने के लिए, और वो है इस जनरल को अपनी साइड पे लेने का, क्योंकि एक यही जनरल है जो कि पूरी शियार की फौज को अपने कमांड में ला सकता है। तो कॉर्सेर बोलता है कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन वो कभी भी हमें ज्वाइन नहीं करेगा, और तुमने उसको इतने साल तक एक रॉक के ऊपर कैद करके रखा है, तुम्हें तो देखते ही वो मारने की कोशिश करेगा। तो लिलांड्रा बोलती है कि मुझे इस बात से डर नहीं कि वो मेरे साथ क्या करेगा, मुझे डर तो इस बात का है कि मेरे भाई को कैसा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि मेजर जनरल अभी भी मरे नहीं हैं, वो सिर्फ एक एग्जाइल के अंदर हैं। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे बात कर रही होती है निर्मानी
और सारी सिचुएशन को बताने की कोशिश करती है कि क्या क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में और किस तरह से उसको उसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की बात हो रही होगी। और निर्मानी बेसिकली उसको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपको मेरा साथ देना होगा, आप मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आप मेरे फादर के क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, मैं आपको अंकल की तरह मानती थी, आपसे प्यार करती थी। तो वो बोलता कि लॉन्ड्रा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, मैंने सिर्फ इम्पीरियम को जो है उसकी असली ग्लोरी में पहुंचाने की कोशिश करी थी। तो वो पाथ कौन सा था कार्डूम? वो पाथ तो एक्सपेंशन का था ना, जिस तरह मेरे फादर ने किया, जो मेरा ब्रदर चाहता था। वो पाथ सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन का था। हम दूसरों की दुनिया को तबाह करके अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरा इस बात का जवाब क्या होने वाला है। तुम्हारे भाई ने जो है कभी मेरा प्यार हासिल नहीं करा, लेकिन उसने मुझे फिर भी एक सोल्जर रहने दिया। लेकिन तुम दूसरी तरफ जिससे मैं प्यार करता था, तुमने मुझे ये काम करने से रोका और इस तरह तुमने हमारी रॉयल ब्लड लाइन को इम्प्योर करने की कोशिश भी करी। तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये सच है कि डेकिन जो है दोबारा जाग चुका है इतने सालों के बाद। तो निर्वाणी बोलती कि हाँ अंकल, और यही एक दूसरी वजह है जिसके लिए मैं आपसे यहाँ पे आई हूँ मिलने के लिए। आप अभी भी इस एग्जाइल के अंदर है, लेकिन आपकी एक फिंगर टिप्स के ऊपर पूरा का पूरा ये एम्पायर आपके इशारों पे चल सकता है। अभी अगर आप चाहें तो कितने वारबर्ड्स को अपनी एक कॉल पे बुला सकते हैं। अभी इस हालत में भी 1/3 तो आप बुला ही सकते हैं ना आर्माडा के। आप अभी भी कितने लॉयल लोगों को अपने कमांड में ला सकते हैं, ग्रेट मेजर जनरल। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करूंगा? मतलब तुम्हारे साथ वो भगोड़े और कुछ अड़तर्स हैं, उनको ज्वाइन करूंगा मैं तुम्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए? बोलती कि हाँ आप बिल्कुल करेंगे मुझे ज्वाइन, क्योंकि मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस एम्पायर को बचाया जाए और वो आप भी चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और ऑफर दे रही हूँ उन सबको बचाने के लिए, और वो कुछ ऐसा है जिसके लिए आप मना नहीं करेंगे। तो वो पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या है? और वो बोलती है कि आप मेरे खिलाफ हुए और आप हार गए, और इसकी शर्म आपको और आपकी फैमिली को ज़िंदगी भर से थी। लेकिन अब जैसा कि मैं आपकी एम्प्रेस हूँ, तो मैं आपको एक बार फिर पूछूंगी, क्या आप मेरे लिए दोबारा से सोल्जर बनना पसंद करेंगे और जो ऑनर आपने खो दिया है उसको वापसी हासिल करना चाहेंगे? और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक रिमोट लिसनिंग स्टेशन पे, और वहाँ से हम देखते हैं कि वो जो है वॉइस चांसलर को ये सारी बातें बता रहा होता है कि अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एस्टेरॉयड H12 से एक डिस्ट्रेस सिग्नल महसूस करा, लेकिन उसके अगले ही सेकंड उस सिग्नल को खुद ही काट दिया गया। और वो पूछता है तो अब बताओ, अब वहाँ के हालात कैसे हैं? क्या वहाँ के सारे कम्युनिकेशन कट कर दिए गए हैं? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर ऐसा ही है, और यहाँ तक कि उसकी सारी विजुअल फीड्स वो सब भी डाउन हो चुकी हैं। तो वहाँ पर उसको गुस्सा आ रहा था वॉइस चांसलर को। बोलता है कि उसकी तो खैर नहीं है, वो हमेशा से ऐसा ही करती है। तो वो पूछता है कि सर अब हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? तो वॉइस चांसलर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं अपने कुछ दिन जो लाइट ड्यूटी के ऊपर इंजॉय करता और वार के लिए तैयार रहता। और फिर हम यहाँ से दोबारा स्टार जैमर्स के पास शिफ्ट होते हैं कुछ घंटों बाद, जहाँ पे हम बेसिकली देख रहे होते हैं कि वो लोग इस सक्सेस के बाद यहाँ पे सेलिब्रेट वगैरह कर रहे होते हैं, वो पार्टीज वगैरह कर रहे होते हैं। फिर हम यहाँ से दोबारा हाई काउंसिल के आर्माडा शिप के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्कन जो अपने साथ डार्विन को ले जा रहा होता है, और वो डार्विन से कुछ बात कर रहा होता है। लेकिन डार्विन बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी पूरी कहानी सुन ली है, मैं सब जानता हूँ और मैं ये बात तुम्हारी नहीं मानूंगा, वो एक अच्छे इंसान हैं। तो वुल्कन बोलता है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, उन्होंने हमें ये बुलवाने की कोशिश करी कि हम कभी एग्जिस्ट भी करते थे। तो डार्विन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने जो लोगों को मारा है, और उससे बुरी बात यह है कि तुमने उनको मारा है बिना किसी रीज़न के। तो वुल्कन बोलता है कि नहीं, मेरे पास रीज़न था। तो डार्विन बोलता है कि नहीं गैब्रियल, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं उस वक्त तुम्हारे दिमाग के अंदर था, मैं तुम्हारे अंदर था, मैं जानता हूँ ये तुमने सिर्फ बदले के लिए किया था, और इन सब के बाद तुम्हें वो बदला भी नहीं मिला। बैंशी और वो इनोसेंट लोग जो उस प्लेन में उसके साथ आ रहे थे, वो सारे लोग इनोसेंट थे, और साथ में वो आदमी जो सेंटिनल के अंदर था, तुमने उनकी जिंदगियां ऐसी बर्बाद कर दी। उनके पीछे कोई रीज़न नहीं था, उनसे तुम्हारा कोई बदला नहीं था, लेकिन तुमने फिर भी उनको मारा। तुमने उनको सिर्फ बर्बाद करा अपने रेज के लिए, लेकिन क्या इससे तुम्हें कुछ अच्छा फील हुआ? तो वुल्कन मुस्कुराते हुए बोलता है कि इससे मुझे बहुत बढ़िया फील हुआ। तो डार्विन बोलता है तो इसका मतलब तो ये है कि तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तो वुल्कन बोलता है कि मैं वही हूँ जो उन लोगों ने मुझे बनाया था। तो डार्विन बोलता है कि अच्छा सच में ऐसी बात है क्या? उन लोगों ने तुम्हें ये बना दिया कि तुम अपना ज़मीर बेच दो, या फिर वो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं? तो वुल्कन पीछे मुड़ के बोलता है कि मैं चाहता था तुम्हें मरवा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया, और मुझे इस फैसले के ऊपर अफसोस नहीं करवाओ। तो डार्विन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें देख के खुश होता, मैं अच्छा महसूस करता? तो वुल्कन बोलता है कि मुझे इस सब में नहीं पता कि तुम खुश हो या नहीं, लेकिन तुम ही एक हो जो इस दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हो मेरे डार्विन। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ डार्विन कि तुम ही मेरे बेस्ट मैन होगे मेरी वेडिंग के ऊपर। तो डार्विन बोलता है कि क्या तुम्हारी क्या? तो वही पे वुल्कन बोलता है कि तुमने मेरी ये बात सही सुनी है, 3 दिन के अंदर मैं एम्पेरर की बहन से शादी कर रहा हूँ, और प्रोफेसर ज़ेवियर को पूरी पब्लिक के सामने मार दिया जाएगा, और यही मेरी आफ्टर पार्टी होगी। टू बी कंटिन्यूड।